बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 17 का लेक्चर नंबर 15 है। आज हम बेटा दो एंडोक्राइन ग्लैंड कवर करेंगे, एक पैराथायराइड ग्लैंड और एक पंक्रियाज। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड से और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इन मैन ग्लैंड्स आर फाउंड एम्बेडेड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेटरल लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड। सबसे पहले लोकेशन बताई गई है। ठीक है, पैराथायराइड। ठीक हो गया, पैराथायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड है बच्चों, दो लोब्स होते हैं उसके। ठीक है, और उसके बाद ये जो पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं इनकी तादाद 4 होती है, 4 होते हैं, और यहाँ पे होते हैं पीछे करके। ठीक है, इसके पीछे होते हैं। ठीक है, डायग्राम में आगे शो हो रहा है, लेकिन ये जो थायराइड ग्लैंड है ये उसका जो लेटरल साइड है, लोब की जो लेटरल साइड है उसके पीछे होते हैं। ठीक है, 4 ग्लैंड्स, और ये जो मैंने 4 बनाए इन्हीं को कहते हैं पैराथायराइड। लोकेशन देख लें, इन मैन पैराथायराइड ग्लैंड्स आर फाउंड एम्बेडेड इन द पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर कहते हैं पीछे की तरफ, पीछे की तरफ। कहाँ पे? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेटरल लोब ऑफ थायराइड, और हैं भी लेटरल साइड पे। ये दरमियान वाली जो साइड होती है बच्चों, इसको मीडियन बोलते हैं। ठीक है, मीडियन या मीडियल, और इसको बोलते हैं लेटरल। ठीक हो गया, तो दे आर एम्बेडेड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेटरल लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड। के थायराइड ग्लैंड के एक तो ये पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के पीछे पड़े हुए हैं, और उसके लेटरल लोब्स के मतलब लेटरल साइड पे हैं। सो लेटरल लोब्स के पीछे पड़े हुए हैं 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स। दीज प्रोड्यूस ए हार्मोन कॉल्ड पैराथार्मोन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पैराथायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन बनता है उसका नाम होता है पैराथार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन, PTH, पैराथायराइड हार्मोन या पैराथार्मोन। तो लोकेशन देख ली और इसका हार्मोन देखा आपने, पैराथार्मोन। और ये जो हार्मोन है ये कैल्सिटोनिन का एंटागोनिस्ट है। ठीक है, कैल्सिटोनिन के अपोजिट काम करेगा। लो लेवल ऑफ, और ये आपको मैं बता दूं, ये खून में कैल्शियम को इंक्रीज करता है। पैराथार्मोन खून में कैल्शियम को इंक्रीज करता है। तो कब बनेगा, ये कब सिक्रीट होगा? जब खून में कैल्शियम कम होगी तब ये सिक्रीट होगा, और फिर क्या काम करेगा? खून में कैल्शियम को बढ़ा देगा। सो लो लेवल ऑफ ब्लड कैल्शियम आयन स्टिमुलेट द पैराथायराइड डायरेक्टली टू इंक्रीज पैराथार्मोन प्रोडक्शन, वेयर एज हाई लेवल ऑफ कैल्शियम आयन्स सप्रेस इट्स रिलीज। तो ये क्या सीखना है आपने? सिंपल ये सीख लो कि पैराथार्मोन करता क्या है। ये खून में कैल्शियम को इंक्रीज करेगा। जब भी ये बनेगा ये खून में कैल्शियम को इंक्रीज करेगा। कब बनेगा? जब खून में कैल्शियम कम होगी। जब खून में कैल्शियम लो लेवल में होगी तब ये सिक्रीट होगा, और जब कैल्शियम खून के अंदर ज़्यादा हो जाए तो इसको सप्रेस किया जाता है, इसकी सिक्रीशन को रोक दिया जाता है। लो लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन द ब्लड स्टिमुलेट इट्स प्रोडक्शन while high level of calcium ion suppress its release। जब खून में कैल्शियम कम होगी तो इसको बना दिया जाएगा कि आप बने, कैल्शियम कम है, आप आओ और खून में कैल्शियम को बढ़ा दो। लेकिन अगर ऑलरेडी खून में कैल्शियम ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या किया जाता है? इसकी सिक्रीशन को, इसकी रिलीज़ को रोक दिया जाता है। आगे चलें, अंडर एक्टिविटी, अगर ये पैराथार्मोन सही काम ना करे, जब ये कम होगा तो खून में कैल्शियम भी कम होगी, क्योंकि इसका काम कैल्शियम को बढ़ाना है। तो जब ये अंडर एक्टिविटी करेगा, सही काम नहीं करेगा और एक्टिविटी कम करेगा, तो फिर खून में कैल्शियम कम हो जाएगी। सो अंडर एक्टिविटी से काजेज ए ड्रॉप इन द ब्लड कैल्शियम विच इन टर्न लीड्स टू मस्कुलर टेटनी। तो जब ये जो पैराथार्मोन है ये अंडर एक्टिविटी शो करेगा, यानी कि इसकी प्रोडक्शन कम होगी, तो खून के अंदर कैल्शियम भी क्या हो जाएगी? ड्रॉप हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसकी कमी से खून में कैल्शियम की कमी होती है, और अगर खून में कैल्शियम कम हो तो उससे एक डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं मस्कुलर टेटनी। ठीक हो गया, तो क्लियर कर लें,
पैराथार्मोन की अंडर एक्टिविटी से खून के अंदर कैल्शियम ड्रॉप कर जाता है, जिससे मस्कुलर टेटनी होती है। अब अगर यही हार्मोन ओवर एक्टिविटी करे, मतलब पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन अगर ज़्यादा बने तो फिर क्या करेगा, खून में कैल्शियम को इंक्रीज करेगा, वुड लीड टू प्रोग्रेसिव डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन सिमिलर टू रिकेट्स एज वेल एज टू द फॉर्मेशन ऑफ द मैसिव किडनी स्टोन्स। अब देखो बच्चों, इसका मतलब क्या है कि ओवर एक्टिविटी, कौन, पैराथायराइड हार्मोन अगर ज़्यादा बनता है तो ये खून के अंदर कैल्शियम बढ़ा देगा, खून के अंदर कैल्शियम को बढ़ा देगा, खून के अंदर कैल्शियम को इंक्रीज कर देगा। जब पीटीएच ज़्यादा हो, ओवर एक्टिव हो जाए तो खून के अंदर कैल्शियम बढ़ जाती है। ये कैल्शियम कहाँ से आई है, हड्डियों से आई है। कहाँ से बच्चों आई है, बोन से कैल्शियम को निकाल कर खून में लेके आता है, खून में कैल्शियम को बढ़ा लेगा। तो जब बोन की कैल्शियम रिलीज होती है, बोन की कैल्शियम को रिमूव किया जाता है, तो उसको बोलते हैं डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन्स, डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन्स, ठीक है, जिससे हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, नरम हो जाती हैं और वैसी अलामात आती हैं जैसा कि कहाँ पे होती हैं बच्चों, रिकेट्स के अंदर। और आपने रिकेट्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि विटामिन डी की कमी होती है और कैल्शियम की कमी होती है, स्पेशली बच्चों में हड्डियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं। तो आपने क्या कहा, अगर ये ओवर एक्टिव होगा तो खून के अंदर कैल्शियम बढ़ जाएगी। तो ये कैल्शियम कहाँ से लेके आएगा, खून के अंदर इंक्रीज करेगा, ये बोन से निकालेगा, तो बोन की क्या हो जाएगी, डीमिनरलाइजेशन होगी और फिर सिमिलर कंडीशन हो जाएगी जो कि रिकेट जैसी है। इसके अलावा जब खून में कैल्शियम बच्चों बढ़ जाती है तो ये कैल्शियम हर आर्गन में पहुंचती है और गुर्दों में जाके बड़ी बड़ी कैल्शियम की पत्थरियाँ बनती हैं। सो मैसिव किडनी स्टोन्स होंगे। तो दो बातें आपने सीखी, अगर ये ओवर एक्टिव हो जाए तो बोन की आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिव डीमिनरलाइजेशन होती है, जिससे रिकेट्स हो जाती है और गुर्दों में जाके ये कैल्शियम डिपॉजिट होती है और वहाँ जाके मैसिव किडनी स्टोन बनाती है। बोथ कंडीशन में फैटल, और ये दोनों कंडीशन क्या हो सकती हैं, फैटल हो सकती हैं, मौत का बायस बन सकती हैं। तो ये आपने पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा, जिनकी तादाद 4 है और उसके बाद ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, थायराइड ग्लैंड के साथ मौजूद होते हैं। किस तरह, उसके पोस्टीरियर साइड पे होते हैं और उसके लेटरल लोब में होते हैं, ठीक। और इनसे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम पैराथार्मोन है, जो खून में कैल्शियम को इंक्रीज करता है। आगे चलते हैं बच्चों, आपके जिस्म का डबल ग्लैंड। बच्चों हमारे जिस्म का डबल ग्लैंड कौन सा है, डबल ग्लैंड खुद बता रहा है कि उसका एक एक्सोक्राइन हिस्सा होगा और एक एंडोक्राइन हिस्सा होगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो डक्ट वाले होते हैं, डक्टेड होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड आर डक्टेड, दे हैव डक्ट्स, जिसके अंदर सिक्रीशन को डाला जाता है और वो डक्ट उस सिक्रीशन को टारगेट तक ले जाती है। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो डक्ट लेस होते हैं, नालियों के बगैर होते हैं, उनको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं और इनकी सिक्रीशन को ब्लड में डाला जाता है और ब्लड उनको टारगेट तक ले जाता है। सो पंक्रियाज याद रखिएगा बच्चों, एक डबल ग्लैंड है। अच्छा बच्चों, मैं आपको थोड़ा बता दूं, ये हमारा पेट का रीजन है और पेट के रीजन में स्टमक मौजूद है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जिसको आप ड्यूडेनम कहते हो बच्चों, और स्टमक और ड्यूडेनम के दरमियान यहाँ पे पंक्रियाज मौजूद है। क्या मौजूद है बच्चों, लबलबा या पंक्रियाज मौजूद है। और उसके बाद इसका ज़्यादातर जो हिस्सा होता है पंक्रियाज का, वो एक्सोक्राइन हिस्सा होता है, यानी कि नालियों वाला होता है। फिर पंक्रियाज से एक नाली निकलती है जिसको बोलते हैं पंक्रियाटिक डक्ट, और पंक्रियाटिक डक्ट में जूस जाता है, पंक्रियाज का एक जूस होता है उसको बोलते हैं पंक्रियाटिक जूस, और वो पंक्रियाटिक जूस जो होता है वो पंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है और उस पंक्रियाटिक जूस में तमाम एंजाइम मौजूद होते हैं जो खुराक की डाइजेशन करते हैं। एंड पे पंक्रियाज की एक टेल होती है, छोटा सा हिस्सा होता है, वो जो छोटा सा हिस्सा होता है वो बगैर नालियों के होता है, उस हिस्से का नाम एंडोक्राइन पोर्शन होता है या एंडोक्राइन पार्ट होता है। जब उस छोटे से हिस्से को हम बड़ा करके देखते हैं, छोटे से हिस्से को बच्चों जब हम बड़ा करके देखते हैं तो वहाँ पे हमें दो किस्म के सेल दिखाई देते हैं, एक बड़े सेल्स होते हैं, एक साइज़ में बड़े सेल्स होते हैं। उन साइज़ में बड़े सेल्स को अल्फ़ा सेल्स कहते हैं। साइज़ में जो बड़े सेल्स होते हैं उनको अल्फ़ा सेल्स कहते हैं और जो छोटे सेल्स होते हैं उनको बीटा सेल कहते हैं। साइज़ में बड़े लेकिन तादाद में कम, याद रखिएगा, अल्फ़ा सेल जो होते हैं साइज़ में बड़े होते हैं लेकिन तादाद में क्या होते हैं, कम होते हैं। ऐसे सेल जो साइज़ में बड़े हों तादाद में कम हो उनको बोलते हैं अल्फ़ा सेल्स,
और अल्फा सेल क्या खारिज करेंगे, एक हार्मोन खारिज करेंगे, उसका नाम है ग्लूकागॉन, ठीक है। और जबकि दूसरे छोटे सेल होते हैं और तादाद में ज़्यादा होते हैं उनको बीटा सेल्स कहते हैं, और बीटा सेल से हार्मोन निकलेगा इंसुलिन। तो ये पंक्रियाज ने कितने हार्मोन खारिज किए, 2, ग्लूकागॉन और इंसुलिन। अब ये क्या है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये क्या है, इन्हीं सेल का ग्रुप, बीटा सेल का ग्रुप और अल्फा सेल का जो ग्रुप होता है मिल मिला के इनको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। ये जो पंक्रियाज के एक्सोक्राइन पोर्शन में सेल का ग्रुप मौजूद है, इसी सेल के ग्रुप को ओवरऑल नाम देते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसमें कुछ सेल साइज में बड़े हैं, तादाद में कम है, उनको अल्फा सेल कहते हैं, वो ग्लूकागॉन खारिज करेंगे। और बाकी सेल साइज में छोटे हैं लेकिन तादाद में ज़्यादा हैं, उनको बीटा सेल कहते हैं और वो इंसुलिन खारिज करते हैं। और इन दोनों सेल को मिला के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पंक्रियाज, जो कि आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों। दिस इज अंडर कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ट्रॉफिक हार्मोन, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन एंड एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन एंड आल्सो रेस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। पहले तो उसने बता दिया कि जो पंक्रियाज का एंडोक्राइन पोर्शन है, पंक्रियाज का जो एंडोक्राइन पोर्शन है जिसमें सेल्स मौजूद होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के, यानी कि अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल और बीटा सेल को क्या बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है ये किसके कंट्रोल में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्रॉफिक हार्मोन, कौन कौन, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन और एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ये उसके ज़रिए असर होता है। इसके अलावा ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं ये डायरेक्टली भी रेस्पॉन्स करते हैं किस चीज़ को, लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज को, लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज को। सो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बेसिकली 3 चीज़ों को रेस्पॉन्स कर सकता है, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन को, ACTH को, और ब्लड के जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड में मौजूद ब्लड ग्लूकोज लेवल। इन 3 चीज़ें स्टिमुलाई हैं, ये 3 फैक्टर्स, दे आर द स्टिमुलाई फॉर द सिक्रीशन और द इनहिबिशन ऑफ हार्मोन ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ बीटा सेल। मैंने कहा लार्ज नंबर, बीटा सेल तादाद में क्या है, लार्ज, साइज में क्या है, स्मॉल, साइज में क्या, स्मॉल। सो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर लार्ज नंबर, लार्ज का मतलब है बड़ी मिकदार में मौजूद होते हैं बीटा सेल एसोसिएटेड विद इंसुलिन प्रोडक्शन। याद रखिएगा बीटा सेल जो होते हैं वो तादाद में ज़्यादा होते हैं, लेकिन आई थिंक आपकी बुक ने नहीं लिखा बच्चों साइज़ में स्मॉल होते हैं, आपकी बुक ने नहीं लिखा साइज़ में स्मॉल होते हैं लेकिन तादाद में ज़्यादा होते हैं और क्या बनाते हैं, इंसुलिन बनाते हैं। जबकि स्मॉलर नंबर ऑफ अल्फा सेल, आप देख सकते हैं बड़े सेल साइज़ में बड़े सेल तादाद में थोड़े हैं तो थोड़ी मिकदार में अल्फा सेल मौजूद होते हैं। अल्फा सेल क्या बनाते हैं, सिक्रीट ग्लूकागॉन। तो आपने क्लियर किया कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन 3 चीज़ों के अंडर में काम करता है, STH, ACTH और ब्लड ग्लूकोज लेवल के ज़ेर निगरानी काम करता है। यानी कि 3 चीज़ें, ये जो 2 है ना बच्चों, STH और ACTH, ये पिट्यूटरी के ट्रॉफिक हार्मोन्स हैं, उनके अंडर काम करेगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल को डायरेक्टली ये रेस्पॉन्स करेंगे। और इधर 2 सेल्स मौजूद होते हैं, बड़ी मिकदार में बीटा सेल जो इंसुलिन खारिज करेंगे, थोड़ी मिकदार में अल्फा सेल जो ग्लूकागॉन खारिज करेंगे। आगे चलें। इन जनरल इंसुलिन डिप्रेसेस ब्लड ग्लूकोज लेवल इन ए वैरायटी ऑफ वेज विच इंक्लूड इंक्रीजिंग ग्लाइकोजन सिंथेसिस and increasing cell utilization of glucose। अच्छा बच्चों, तो आपने देखा कि जो बीटा सेल्स होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, जो बीटा सेल्स होते हैं वो क्या खारिज करते हैं, इंसुलिन खारिज करते हैं। और इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ करती है। आपको पता होना चाहिए, आपने सुना भी होगा, जो शुगर के मरीज़ होते हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, वो इंसुलिन लगवाते हैं। तो क्यों, क्योंकि आपको पता है उनको शुगर है, शुगर का मतलब उनके ब्लड के अंदर शुगर ज़्यादा है, ग्लूकोज ज़्यादा है, तो वो इंसुलिन इसलिए लगाते हैं ताकि शुगर कम हो जाए, ग्लूकोज कम हो जाए। तो आपको आइडिया होगा कि इंसुलिन खून में ग्लूकोज को कम करती है, इंसुलिन खून में ग्लूकोज को डिक्रीज़ करती है। कैसे करती है, वैरायटी ऑफ वेज से करती है। वैरायटी ऑफ वेज, मुख्तलिफ तरीके होते हैं जिसके बाद इंसुलिन खून के अंदर ग्लूकोज को कम करती है। कैसे कम करती है, पहली बात
कि जो इंसुलिन है बच्चों, ये ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को इंक्रीज़ करती है। जो भी ग्लूकोज होता है ब्लड के अंदर, ये इंसुलिन क्या करती है, ग्लूकोज को, किसको, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करती है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है। और ग्लाइकोजन आपको पता है फिर ये कहाँ चली जाती है, लिवर में और मसल में, और वहाँ जाके स्टोर हो जाती है। सो इंसुलिन जो होगी वो ग्लूकोज को कहेगी कि आप ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाओ, और तो क्या करेगी इंसुलिन, इंक्रीजेज ग्लाइकोजन सिंथेसिस, इंक्रीजेज ग्लाइकोजन सिंथेसिस, यानी कि बेसिकली ग्लाइकोजन कहाँ से बन रही है, ग्लूकोज से। सो ग्लूकोज जो ब्लड में है, इंसुलिन उसको लिवर में जाके किस में कन्वर्ट कर देती है, लिवर और मसल में जाके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है। तो इंसुलिन ग्लाइकोजन को बढ़ा देगी। और दूसरा, जो ग्लूकोज मौजूद है उसको यूटिलाइज ज़्यादा करवाती है, ठीक है। सो इंक्रीजेज सेल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, सेल के पास भेजेगी, मसल के पास भेजेगी, लिवर के पास भेजेगी, किसको, ग्लूकोज को, कि आप ग्लूकोज को यूज़ ज़्यादा करो। अगर ग्लूकोज ज़्यादा यूज़ हो जाए तब भी ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। इसके बाद तीसरा तरीका जिससे ये ग्लूकोज को कम करती है खून के अंदर, स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। यही वही बात जो मैंने आप ऊपर बताई आपको कि ये क्या करती है, स्टिमुलेट करती है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। और चौथे नंबर पे एक और अमल भी होता है जो इसका उलट होता है। यहाँ पे ग्लूकोज कन्वर्ट हो रही है ग्लाइकोजन में, और इसको कौन कन्वर्ट कर रहा है, इंसुलिन कर रही है। हाँ, इंसुलिन ग्लाइकोजन जो दूसरा प्रोसेस होता है वो इसका अपोजिट होता है। ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट होती है बच्चों, ग्लूकोज में। लेकिन इंसुलिन आके इस अमल को इनहिबिट करती है कि इंसुलिन कहती है कि ग्लाइकोजन आपने नहीं टूटना ग्लूकोज में, आपने ग्लूकोज में तब्दील नहीं होना। सो इंसुलिन इनहिबिट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, कि इंसुलिन ग्लाइकोजन को नहीं टूटने देती ग्लूकोज में, ठीक है। तो ये जब 4 तरीके करेगी, दोबारा देख लें कि इंसुलिन इनहिबिट हाइड्रोलाइसिस, इसको आप ब्रेक डाउन समझ लें बच्चों, कि इंसुलिन इनहिबिट द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, कि ग्लाइकोजन को नहीं टूटने देती ग्लूकोज में, तो ग्लाइकोजन को ग्लाइकोजन रखेगी। इसके अलावा इंसुलिन स्टिमुलेट कर दी है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, और इंसुलिन इंक्रीज द सेल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, कि जहाँ जहाँ ग्लूकोज है वहाँ पे उसकी यूटिलाइजेशन को, इस्तेमाल को इंसुलिन बढ़ा देती है। और इंसुलिन क्या करती है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को इंक्रीज़ करती है। जब सारा इंसुलिन ये 4 काम करती है तो उसके बाद होता क्या है, खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार कम हो जाती है। तो इंसुलिन के काम क्या थे, कि ऐसे काम किए जिसके बाद ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार कम हो जाती है। इस तरह इंसुलिन काम करती है और ब्लड में ग्लूकोज को कम कर देती है। आगे चलते हैं बच्चों, एक कंडीशन देखते हैं, इंसुलिन इनहिबिट हाइड्रोलाइसिस, ये हो गया बच्चों। अब यहाँ से आपने पढ़ना है डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ मिलेटस, शुगर की बीमारी आपने सुनी होगी, ज़ियाबेतीस। इसको हम देखते हैं कि क्या है, ठीक है। फेलियर टू प्रोड्यूस इंसुलिन, अगर एक शख्स में इंसुलिन ना बन पाए तो उससे एक बीमारी होती है, उससे एक कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं डायबिटीज़ मिलेटस, ठीक है। तो आपको बच्चों पता होना चाहिए, जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनमें इंसुलिन की कमी होती है। सो फेलियर टू प्रोड्यूस इंसुलिन लीड्स टू ए कंडीशन कॉल्ड डायबिटीज़ मिलेटस। अब डायबिटीज़ मिलेटस शुगर की जो बीमारी है, इसकी अलामात क्या होती हैं, सिम्टम्स आर हाई लेवल ऑफ ब्लड शुगर, ठीक है बच्चों। एक तो इनके जब ब्लड का टेस्ट कराते हैं तो उनमें शुगर क्या आती है, ग्लूकोज क्या आती है, ज़्यादा आती है। शुगर इन यूरिन, जब ये शुगर ब्लड में ज़्यादा है तो ब्लड किडनी से फिल्टर होगा, तो उस फिल्टर में, फिल्ट्रेट में क्या है, शुगर भी चली जाएगी और वो यूरिन में खारिज होगी। तो जब यूरिन का टेस्ट कराते हैं तो उसमें शुगर आ रही होती है। ब्लड का टेस्ट कराते हैं तो उसमें, ब्लड का जब टेस्ट कराते हैं तो उसमें शुगर लेवल क्या आ रहा होता है, हाई। तो एक क्या अलामत होती है, हाई ब्लड लेवल ऑफ शुगर, देन शुगर इन द यूरिन। डिस्टर्बेंस ऑफ बॉडीज ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम, कि जो जिस्म का ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम है, यानी कि वाटर और सल्यूट का जो इक्विलिब्रियम था, तवाज़ुन था, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। चौथे नंबर पे डीरेंजमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी भी अरेंजमेंट ख़राब हो जाती है, वो भी ठीक तरीके से काम नहीं करता। आगे टॉक्सिक मेटाबोलाइट फ्रॉम द फैट विच नीड ग्लूकोज एनर्जी फॉर देयर ऑक्सीडेशन also accumulate and are not only lost from kidney and they are not only, ठीक है बच्चों, यहाँ पे नॉट नहीं आएगा,
दे अकामुलेट एंड आर ओनली लॉस्ट फ्रॉम किडनी विद वैल्यूएबल मेटल केटाइंस। इसको समझिएगा, ठीक है। पहली बात तो समझ आ गई कि ब्लड शुगर लेवल बंदे का ज़्यादा होगा, शुगर यूरिन में चली जाएगी और जो बॉडी का ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और नर्वस सिस्टम की भी डीरेंजमेंट हो जाएगी। इस पॉइंट को समझिएगा कि टॉक्सिक मेटाबोलाइट फ्रॉम फैट, कि जो चर्बी होती है, लिपिड्स होते हैं बच्चों, फैट होते हैं, ये हमारे जिस्म में इसकी ब्रेक डाउन होती है, फैट की हमारे जिस्म में ब्रेक डाउन होती है और उस दौरान इसके मुख्तलिफ मेटाबोलाइट निकलते हैं और वो टॉक्सिक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? टॉक्सिक होते हैं। लिहाजा हमारा जिस्म उन टॉक्सिक मेटाबोलाइट को, जो फैट के हैं, उनको हमारा जिस्म निकालता है, लेकिन उन टॉक्सिक मेटाबोलाइट को निकालने के लिए ग्लूकोज की एनर्जी चाहिए होती है। किसकी एनर्जी चाहिए होती है? ग्लूकोज की एनर्जी चाहिए। ग्लूकोज की एनर्जी होगी तो वो फैट के जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट है, मेटाबोलाइट वो चीज़ जो मेटाबॉलिज्म के दौरान बने और वो अगर जिस्म के लिए जहरीली हो तो उसको बोलते हैं टॉक्सिक, ठीक है। सो टॉक्सिक मेटाबोलाइट जो फैट के होते हैं, अगर उनको जिस्म से निकालना ज़रूरी होता है और उनको निकालने के लिए ग्लूकोज की एनर्जी चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, ये जो बीमारी है शुगर की, इसमें डायबिटीज़ की, इसमें शुगर ज़्यादा होती है, ग्लूकोज ज़्यादा होती है, ठीक है, मगर उस ग्लूकोज को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकता वो बंदा। क्यों? क्योंकि उसके जो बॉडी के जो ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो गया है, तो ग्लूकोज ज़्यादा होने के बावजूद वो ग्लूकोज को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो जो फैट के टॉक्सिक मेटाबोलाइट हैं उनको निकालने के लिए ग्लूकोज की एनर्जी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज की एनर्जी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो टॉक्सिक मेटाबोलाइट अकामुलेट हो जाते हैं, ठीक है, और हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन फिर भी हमारा जिस्म ट्राई करता है कि उनको निकाले, तो फिर जब अगर उनको निकालेगा तो फिर जिस्म से वैल्यूएबल मेटल केटाइन भी निकलेंगे। वो कहते हैं कि या तो हमें ग्लूकोज की एनर्जी दे दो तब जाके हम रिमूव होंगे, या फिर हम अपने साथ किसको ले जाएंगे? वैल्यूएबल मेटल केटाइन को भी अपने साथ ले जाएंगे, जिससे फिर आपके जिस्म के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हैं, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप क्लियर कर लें कि टॉक्सिक मेटाबोलाइट फ्रॉम फैट ब्रैकेट में विच नीड ग्लूकोज एनर्जी फॉर देयर ऑक्सीडेशन, कि फैट के जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट होती हैं उनको रिमूव करने के लिए या उनकी ऑक्सीडेशन के लिए ग्लूकोज की एनर्जी चाहिए। ये जो शुगर का बंदा होता है, ये ग्लूकोज की एनर्जी ज़्यादा होने के बावजूद ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता। आल्सो अकामुलेट, तो टॉक्सिक मेटाबोलाइट अकामुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जिस्म निकालेगा सही, लेकिन कैसे निकालेगा? एंड दे आर ओनली लॉस्ट फ्रॉम किडनी, वो सिर्फ तब भी जाके लास्ट होते हैं जब उनके साथ क्या चले जाएंगे? हमारे जिस्म के वैल्यूएबल मेटल केटाइन, पॉजिटिव चार्ज वाली मेटल भी चली जाएंगी, तब जाके वो हमारे जिस्म से निकलेंगे। आगे, बॉडी बिकम डिहाइड्रेटेड, पांचवी अलामत, छठी अलामत है सिम्टम आप पढ़ रहे हैं डायबिटीज़ की, कि बॉडी बिकम डिहाइड्रेटेड, कि जिस्म क्या हो जाता है? डिहाइड्रेट, पानी की कमी हो जाती है, ठीक हो गया बच्चों। तो ये आपने डायबिटीज़ मेलिटस पढ़ी, 5 अलामत आपने लिखनी है और डेफिनेशन क्या करनी कि अगर इंसुलिन नहीं बनेगी तो ब्लड लेवल ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज हो जाएगा, ऐसी कंडीशन को डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। फिर 5 सिम्टम लिख देनी है। अब हम चलते हैं, अगर इंसुलिन ज़्यादा हो जाए, आपको पता है इंसुलिन खून में ग्लूकोज को कम करती है, अगर इंसुलिन खून में ग्लूकोज को कम करती है, अगर इंसुलिन बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा? तो फिर जो बंदा होगा, ठीक है बच्चों, उसके अंदर ग्लूकोज की मिकदार काफ़ी कम हो जाएगी और उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, और वो बंदा बेहोश वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। इंसुलिन कम तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, बीमारी डायबिटीज़, ठीक। अगर इंसुलिन खुद ज़्यादा बनती है तो बंदे का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ही कम हो जाएगा और ऐसी कंडीशन को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। उसी को देखने लगे, इफ़ एक्सेस इंसुलिन, अब इंसुलिन ज़्यादा बन रही है, इफ़ एक्सेस इंसुलिन इज प्रोड्यूस, यूटिलाइजेशन ऑफ शुगर इज़ टू ग्रेट एंड इट्स लेवल फॉल्स इन द ब्लड। उसने कहा अगर इंसुलिन बहुत ज़्यादा बन जाए तो शुगर की, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन इतनी बढ़ जाती है कि ग्लूकोज का या शुगर का लेवल ब्लड के अंदर गिर जाता है और ऐसी कंडीशन को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपो का मतलब कम, ग्लाइसीमिया का मतलब ग्लूकोज, ईमिया का मतलब ब्लड होता है कि खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार कम हो जाती है। कब? जब इंसुलिन एक्सेस में बने, क्योंकि इसका काम ग्लूकोज को कम करना है। जब ये ज़्यादा है तो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा
फॉल कर जाएगी ब्लड के अंदर, विद अपसेट द नर्व एंड मसल फंक्शनिंग, जिससे वो जो बंदा होगा उसके जो नर्व के काम होंगे और जो उसके मसल के काम होंगे वो क्या हो जाएंगे बच्चों, अपसेट हो जाएंगे। हाइपोग्लाइसीमिया, अक्सर जब हम नाश्ता नहीं करते, बच्चे स्कूल आते हैं, बच्चे कॉलेजेस आते हैं, नाश्ता नहीं करके आते, तो अक्सर देखा जाता है कि उनके अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है और वो फेंट कर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। फिर उनको टॉफ़ी वगैरह, जूस वगैरह जैसे ही पिलाते हैं, बिस्कुट वगैरह खिलाते हैं, तो उनको होश आ जाता है। तो बेसिकली वो हाइपोग्लाइसीमिया में चले गए थे। ओके, अब चलते हैं दूसरे हार्मोन की तरफ जो कि अल्फा सेल से निकलता है। अल्फा सेल से ग्लूकागान निकलता है एंड इट इज एसेंशियली एंटागोनिस्टिक टू द इंसुलिन। और ये इंसुलिन का क्या है बच्चों, एंटागोनिस्ट है। ग्लूकागान इंसुलिन एंटागोनिस्ट, इसी तरह कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन एंटागोनिस्ट। तो इंसुलिन खून में ग्लूकोज को कम करती है, तो ग्लूकागान खून में ग्लूकोज को बढ़ाता है। तो ये एसेंशियली एंटागोनिस्टिक है इंसुलिन के काम के उलट काम करेगा एंड काजेज इंक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल, और ये खून में ग्लूकोज को बढ़ाएगा। इंसुलिन के अपोजिट काम करेगा और ये खून में ग्लूकोज की मिकदार को इंक्रीज़ करेगा। कैसे इंक्रीज़ करेगा बच्चों, ये देख लें। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्केच बनाया आपको समझाने के लिए कि अल्फा सेल्स हैं, वहाँ से अल्फा सेल से ग्लूकागान निकलेगा और ग्लूकागान क्या करेगा, खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार को इंक्रीज़ करेगा। अल्फा सेल से ग्लूकागान निकलेगा और ये क्या करेगा, खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार को इंक्रीज़ करेगा। कैसे इंक्रीज़ करेगा, सबसे पहले ये जो ग्लाइकोजन होती है जो कि लिवर में और मसल सेल के अंदर स्टोर होती है, ये ग्लाइकोजन, ये ग्लूकागान उस लिवर में मौजूद, उस मसल में मौजूद ग्लाइकोजन को जाके ब्रेक करवाएगा। क्या करवाएगा, उसकी ब्रेक डाउन कराएगा, और जब ग्लाइकोजन टूटती है तो क्या निकलता है, उससे ग्लूकोज निकलता है। तो ग्लूकागान प्रोमोट द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर एंड मसल इनटू ग्लूकोज, कि ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और ग्लाइकोजन को तोड़ कर क्या बनवाएगा, ग्लूकोज। सो ग्लूकोज बढ़ गई। दूसरा क्या करता है, फैट को भी तोड़ता है। ग्लूकागान फैट की भी ब्रेक डाउन को प्रमोट करता है और उससे भी क्या बनवाता है, ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ा, फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, तो इस तरह ये खून में ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ा देता है। ये अपोजिट काम कर रहा है किसके बच्चों, इंसुलिन के। अब देखिएगा बच्चों, अब हम चलते हैं ग्लूकागान की एबनॉर्मेलिटीज़ की तरफ। जिस तरह आपने कहा था कि इंसुलिन अगर कम हो जाए तो शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, कंडीशन को डायबिटीज़ मेलेटस कहेंगे। फिर आपने कहा था अगर इंसुलिन ज़्यादा बने तो ग्लूकोज का लेवल खून में कम हो जाएगा और उससे जो कंडीशन होगी उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे। इसी तरह हम देखना चाहते हैं कि ग्लूकागान की एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं या नहीं होती। ग्लूकागान एबनॉर्मेलिटीज़ सीम रेयर एज एंडोक्राइन डिसऑर्डर, यानी कि ये बहुत कम होती हैं, यानी कि ये कभी ज़्यादा, यानी कि ये ज़्यादा बनेगा या ये कम बनेगा, नॉर्मल से ज़्यादा बनेगा या नॉर्मल से कम बनेगा, ये बहुत रेयर देखा जाता है, नायाब, यानी कि इसकी एबनॉर्मेलिटीज़ बहुत कम होती हैं। सो ग्लूकागान एबनॉर्मेलिटीज़ सीम रेयर एज एंडोक्राइन डिसऑर्डर, एंडोक्राइन बीमारियाँ होती हैं लेकिन उसमें ग्लूकागान की एबनॉर्मेलिटीज़ बहुत रेयर होती हैं। आगे चलते हैं, द ट्यूमर्स ऑन द अल्फा सेल। आपकी बुक में बच्चों यहाँ पे बीटा सेल है लेकिन आपने इसको अल्फा करना है। ट्यूमर्स ऑन द अल्फा सेल विल काज एक्सेस ग्लूकागान सिक्रीशन। अगर जो अल्फा सेल हैं, जो आपने कहा था ग्लूकागान खारिज करते हैं, अगर उन अल्फा सेल में ट्यूमर हो जाए तो उससे क्या होगा, जब ट्यूमर बनती है ना, स्टार्ट में उस चीज़ का काम बढ़ जाता है बच्चों। ठीक है, तो अल्फा सेल को अगर मतलब ट्यूमर हो जाए अल्फा सेल्स की, तो सबसे पहले इनका काम बढ़ेगा, यानी कि ग्लूकागान की सिक्रीशन बढ़ जाएगी। सो ट्यूमर ऑन द अल्फा सेल विल काज एक्सेस ग्लूकागान सिक्रीशन, तो उससे ग्लूकागान की जो सिक्रीशन है वो एक्सेस हो जाएगी एंड कॉन्सिक्वेंटली हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, जब ग्लूकागान की सिक्रीशन, अल्फा सेल की ट्यूमर हुई, ग्लूकागान की सिक्रीशन बढ़ी, और आपको पता है ग्लूकागान खून में ग्लूकोज को बढ़ाता है, तो ग्लूकागान की सिक्रीशन जब बढ़ी तो नतीजा क्या निकला, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। तीन बातें क्लियर करें, ट्यूमर ऑन अल्फा सेल will increase secretion of glucagon and glucagon will increase the blood glucose level। अब खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हुआ पड़ा है बच्चों, ज़्यादा हुआ पड़ा है। तो जब खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाए तो फिर बीटा सेल क्या खारिज करेंगे, तो बीटा सेल इंसुलिन खारिज करेंगे और इंसुलिन जाके दोबारा ग्लूकोज को कम करेगी। ठीक है, तो बीटा सेल को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन अल्फा सेल को चूँकि ट्यूमर है तो वो
तो बार बार ग्लूकागान को ज़्यादा करेंगे और ग्लूकागान क्या करेगा बच्चों, ग्लूकागान खून में ग्लूकोज को बढ़ाएगा। बीटा सेल फुल जोर लगाएंगे, इंसुलिन बनाएंगे, इंसुलिन खून में ग्लूकोज को कम करती जाएगी। फिर बीटा सेल आखिरकार थक जाते हैं और इनको डैमेज पहुंच जाता है, क्योंकि इनको मुसलसल काम करना पड़ेगा। सो ये समझ लीजिएगा, दिस इन टर्न डैमेज द बीटा सेल, और फिर आखिरकार बीटा सेल ही डैमेज पहुंच जाता है। जब बीटा सेल को डैमेज पहुंचेगा, शुरू में तो वो काम करेंगे, अल्फा सेल जो ग्लूकागान बना रहा है और ग्लूकागान खून में ग्लूकोज को ज़्यादा कर रहा है, शुरू में बीटा सेल इंसुलिन बना के ग्लूकोज को कम करेंगे, लेकिन आखिर कब तक करेंगे, उनको तो ट्यूमर है, तो आखिरकार थक जाएंगे, ये डैमेज हो जाएंगे और फिर इंसुलिन बनानी बंद कर देंगे, ये कम इंसुलिन बनाएंगे। जब इंसुलिन कम बनेगी तो आपको पता है फिर क्या हो जाएगी, दोबारा डायबिटीज़ मिलेटस हो जाएगी और खून के अंदर ग्लूकोज इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इन टर्न डैमेज द बीटा सेल विद द रिजल्ट डिस्क्राइब अबव, जिसके अलामात जो हमने डायबिटीज़ मिलेटस में पढ़ी वो आएंगी। इसको अच्छे तरीके से बच्चों देखना है आपने। कंसेप्ट है यहाँ पे कि अल्फा सेल को ट्यूमर होता है, सिंपल बता रहा हूँ, अल्फा सेल को जब ट्यूमर हो जाए तो ग्लूकागान की मिकदार बढ़ जाती है। जब ग्लूकागान की मिकदार बढ़ती है तो उसका जो काम है ग्लूकोज को इंक्रीज़ करना वो भी बढ़ जाता है, तो खून के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा हो गई है। तो फिर जब खून के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा हो तो बीटा सेल के पास पैगाम जाता है कि बीटा सेल खून के अंदर ग्लूकोज बढ़ गई है, तो आप मेहरबानी करके इंसुलिन खारिज करें। तो बीटा सेल इंसुलिन खारिज कर देते हैं, ठीक है, वो इंसुलिन जाके उस ग्लूकोज को कम करने की कोशिश करती है, लेकिन पैगाम बार बार जा रहा होता है कि ग्लूकोज ज़्यादा है, फिर भी ज़्यादा है, आखिरकार बीटा सेल डैमेज हो जाते हैं। जब बीटा सेल डैमेज हो जाएंगे, इंसुलिन नहीं बना पाएंगे और फिर दोबारा शुगर की बीमारी हो सकती है। अल्लाह हाफ़िज़।